क्या हो अगर किसी को अचानक पता चले कि किसी अ, बहुत बड़ी टेक कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला इंसान वहां का लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजाइनर है जिसने 11th और 12th में आर्ट्स पढ़ी थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ। ये सच में थोड़ा अजीब लगता है, पर सच्चाई यही है कि करियर को लेकर जो पुराने नियम थे ना, वह पूरी तरह से टूट चुके हैं। बिल्कुल टूट चुके हैं। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे ही सोर्स मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं। ये एक बेहद डिटेल्ड और विजुअली एंगेजिंग स्लाइड डेक है जिसका नाम है 10th के बाद क्या करें, सही करियर पाथ चुनने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। राइट। और ये गाइड उस भयंकर कंफ्यूजन को दूर करने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट देती है। ये वो वक्त होता है जब एक 15 या 16 साल के बच्चे को अचानक ऐसा फैसला लेने को कहा जाता है जो आने वाले 40 सालों को दिशा देगा। हाँ, 40 साल का करियर सोचकर ही डर लगता है। मैं आज इस चर्चा को शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये कोई बोरिंग ऑडियो टेक्स्ट बुक नहीं होने वाली है, बल्कि एक दोस्त के साथ बैठकर भविष्य की प्लानिंग करने जैसी होगी। एग्जैक्टली। और दोस्तों वाली बात पर मुझे याद आया कि सबसे बड़ी गलती लोग दोस्तों के चक्कर में ही करते हैं। इस गाइड में ना शुरुआत में ही कुछ वार्निंग साइंस यानी खतरे के संकेत दिए गए हैं। अच्छा, तो क्या है वो संकेत? मुझे तो लगता है हर्ड मेंटालिटी सबसे आम गलती होगी, यानी वही भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल वही, मेरा बेस्ट फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूंगा, ये सबसे ज्यादा होता है। पर आखिर इतने इंपॉर्टेंट मोड पर ऐसी गलती इतनी आम क्यों है? देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी? वो कैसे? हम एक 15 साल के दिमाग की बात कर रहे हैं, राइट? उस उम्र में ना दोस्तों का वैलिडेशन सबसे बड़ा होता है। एक नए और अनजान रास्ते पर अकेले चलने का डर इतना हावी होता है कि बच्चे दोस्तों के पीछे चलने में एक शुरुआती सुकून ढूंढते हैं। ओ अच्छा, मतलब एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। हाँ, पर गाइड बहुत सफाई से समझाती है कि ये टेम्पररी सुकून 2 साल बाद एक बड़े क्राइसिस में बदल जाता है, जब 11th और 12th के सिलेबस का असली बोझ दिमाग पर पड़ता है। सही बात है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझे ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना सोचे समझे किसी ऐसी ट्रेन में बैठ जाना जिसका आखिरी स्टेशन पता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे दोस्त उस डब्बे में चढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। हाँ, और बिना सोचे समझे ट्रेन में चढ़ना तो बेवकूफ़ी है ही, पर उससे भी बड़ी सज़ा ये है कि आने वाले 4 साल वहाँ बैठना पड़े जबकि खिड़की के बाहर का नज़ारा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो सफ़र एक सज़ा बन जाएगा। सही पकड़ा। और दोस्तों के पीछे चलने के अलावा एक और बड़ा वार्निंग साइन है सिर्फ मार्क्स को देखकर फैसला लेना। वेट, मार्क्स देखकर फैसला लेना गलती कैसे हो सकती है? लोग तो मार्क्स ही देखते हैं। वही तो प्रॉब्लम है। मान लो किसी स्टूडेंट में मैथ में रोट मेमोराइजेशन से यानी रटकर 95 मार्क्स ले आए। सोसाइटी उसे तुरंत मानवा देती है कि वो मैथ का जीनियस है और उसे साइंस लेनी चाहिए। पर जब 11th की फिजिक्स सामने आती है ना, जहां एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, तो वो बुरी तरह से टूट जाता होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मार्क्स हमेशा असली एप्टीट्यूड को नहीं दर्शाते। तो अगर मार्क्स और दोस्तों का फॉर्मूला गलत है, तो आखिर सही विकल्प को समझा कैसे जाए? यहाँ सोर्स मटेरियल 4 मुख्य रास्तों का विश्लेषण करता है। एक बड़ा सा टेबल दिया गया है इस गाइड में। हाँ, और वो टेबल बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है। वो इन 4 रास्तों को एफर्ट और जॉब मिलने की स्पीड के हिसाब से कंपेयर करता है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और डिप्लोमा वाले रास्ते हैं। ये कंपैरिजन देखकर मैं सोच रही थी कि क्या सच में हर स्टूडेंट को अपनी मेहनत करने की क्षमता और नौकरी पाने की जल्दी के हिसाब से इस चार्ट को देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ये 4 रास्ते अलग अलग तरह के दिमाग और ज़रूरतों के लिए बने हैं। किसी एक को दूसरे से बेहतर कहना पूरी तरह गलत होगा। चलो हम सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं, जिसे इस मटेरियल ने द इनोवेटर्स पाथ कहा है। अच्छा, द इनोवेटर्स पाथ। तो इस रास्ते पर किस तरह के दिमाग को चलना चाहिए? ये उनके लिए डिज़ाइन की गई हैं जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग का कीड़ा होता है, जो लोग किसी भी चीज़ को उसके बारीक हिस्सों में तोड़कर समझना चाहते हैं। इसमें एफर्ट और मेहनत का लेवल सबसे एक्सट्रीम होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। राइट। और जहाँ तक मुझे पता है, साइंस पढ़ने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि बाद में किसी और स्ट्रीम में शिफ्ट होना आसान होता है। हाँ, फायदा तो है, पर नुकसान यह है कि इसमें एकेडमिक प्रेशर और कंपटीशन इंसान को मेंटली बहुत थका सकता है।
अच्छा, तो अब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले दिमाग साइंस में जाते हैं तो ऐसे लोगों का क्या, जिन्हें लगता है कि उन्हें नंबर्स पसंद है? यहाँ कॉमर्स आता है जिसे द बिजनेस पाथ कहा गया है। पर मटेरियल का एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ। कौन सा पॉइंट? अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि मुझे पैसे गिनना, प्रॉफिट लॉस निकालना और बेसिक प्लस माइनस करना पसंद है, तो मैं कॉमर्स में बहुत अच्छा करूंगा। गाइड इस सोच को एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। और ये खतरा बिल्कुल रियल है। मैं बताती हूँ क्यों। कॉमर्स कोई बेसिक अरिथमेटिक थोड़ी ना है। ये पूरा सिस्टम समझने का खेल है। अकाउंटेंसी अपने आप में एक बिल्कुल नई भाषा है, मतलब सिर्फ मैथ आने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस लॉजिक, रिस्क असेसमेंट और रिसोर्सेज को बैलेंस करने का पूरा फ्रेमवर्क है। अगर किसी को बड़े सिस्टम समझने में परेशानी होती है तो कॉमर्स एक सपना नहीं बल्कि नाइटमेयर बन जाएगी। ये तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। पर हाँ, जिनका दिमाग इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ लेता है उनके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर स्टार्टअप्स तक सब कुछ इसी नींव पर खड़ा होता है। लॉजिक और सिस्टम्स की बात हो गई। अब सोसाइटी और कल्चर पर आते हैं, यानी आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। यहाँ मटेरियल ने एक ऐसी नस पकड़ी है जिस पर बहस बहुत जरूरी है। ओह, तुम वीक स्ट्रीम वाले पॉइंट की बात कर रही हो? हाँ, इस स्ट्रीम को द क्रिएटिव एंड सोशल पाथ बताया गया है और साफ लिखा है कि सोसाइटी इसे एक वीक स्ट्रीम मानती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर आर्ट्स वीक स्ट्रीम है तो देश को चलाने वाले आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिसी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स, मेरा मतलब है कि इतने बड़े करियर्स इसी वीक स्ट्रीम से निकलकर कैसे आते हैं? ये लॉजिक तो बिल्कुल आपस में नहीं मिलता, राइट? पॉइंट तो वैलिड है, पर हमें ना सोसाइटी की इस मानसिकता के पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा। हिस्टोरिकली मिडिल क्लास परिवारों के लिए पढ़ाई का मकसद क्या था? बस एक सिक्योर नौकरी पाना। हाँ, वही इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्रेज। एग्जैक्टली। वो डिग्रीज जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती थी, इसलिए एक फिल्टर बन गया कि सबसे तेज दिमाग वाले साइंस में जाएंगे और जो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाए वो डिफॉल्ट रूप से आर्ट्स ले लेंगे। इस सोशल फिल्टरिंग ने आर्ट्स का नाम खराब कर दिया। लेकिन गाइड्स तो कहती हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम का एक्चुअल करिकुलम बेहद रिगरस होता है। तो ये रिगरस किस सेंस में है? क्योंकि आम धारणा तो बस किताबें पढ़ने की होती है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ह्यूमैनिटीज में इंसान को हजारों सालों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ह्यूमन साइकोलॉजी का डेटा प्रोसेस करके उसमें से नए आर्ग्यूमेंट्स और पैटर्न्स निकालने होते हैं। अच्छा, मतलब डेटा प्रोसेस करके नए आइडियाज जनरेट करना। बिल्कुल। इसमें हाईएस्ट लेवल की एनालिटिकल थिंकिंग लगती है। जो इसे मास्टर करता है वो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों को सॉल्व करने के काबिल बन जाता है। इसलिए इसमें करियर्स का इम्पैक्ट सबसे पावरफुल होता है। ये पूरी पिक्चर तो बहुत क्लियर हो गई, पर हर कोई 5 या 6 साल लंबी पढ़ाई थोड़ी ना करना चाहता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें जल्दी जॉब मार्केट में उतरना होता है। घर की आर्थिक जरूरत भी तो हो सकती है ना। सही कहा। उनके लिए गाइड द प्रैक्टिकल एंड डिजिटल पाथ दिखाती है, यानी डिप्लोमा और आईटी, पॉलिटेक्निक कोर्सेज हो गए, कोडिंग बूट कैंप्स हो गए। तो इस रास्ते का फायदा सीधा सा है कि जल्दी जॉब मिलेगी और प्रैक्टिकल स्किल्स हाथ में होंगी। हाँ, कमाई जल्दी शुरू होती है, पर इसके ना कुछ सख्त ट्रेड ऑफ्स भी हैं। जैसे कि हाई लेवल प्रमोशंस के वक्त आने वाली रुकावटें। गाइड इस तरफ इशारा करती है कि एक लेवल के बाद आगे बढ़ने के लिए फॉर्मल डिग्री चाहिए होती है और स्क्रीन टाइम भी तो बहुत होता है आईटी में। बिल्कुल। दिन के 12 घंटे स्क्रीन के आगे बैठना मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो देखो, ये थे 4 ट्रेडिशनल रास्ते, पर इस मटेरियल का सबसे मजेदार हिस्सा अब शुरू होता है। वहीं नए जमाने के करियर्स जिनकी आजकल बहुत चर्चा है। एग्जैक्टली। दुनिया अब सिर्फ इन 4 रास्तों तक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी ने ऐसे करियर्स पैदा कर दिए हैं जो 5 साल पहले थे ही नहीं। गाइड ने फ्यूचर प्रूफ पाथ्स कहती है। और इनकी लिस्ट देखकर दिमाग थोड़ा घूम जाता है। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। जो लोग इन टेक्निकल टर्म से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या भला है? नाम से ऐसा लगता है जैसे मशीनों को ठीक करने का काम हो, है ना? हाँ, वही तो। इंजीनियर वर्ड सुनकर वैसा ही लगता है, पर नाम धोखा देता है। ये दरअसल भाषा और कम्युनिकेशन का खेल है। आजकल एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह एक शक्तिशाली दिमाग की तरह हैं, पर वो तब तक अच्छा जवाब नहीं देंगे जब तक सही सवाल ना पूछा जाए।
ओ, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो इंसान है जिसे पता है कि एआई से किस तरीके से बात करनी है। बिल्कुल। उससे कैसे कमांड देना है ताकि बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो इसका मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है, जो राइटिंग में माहिर है, वो शायद किसी हार्डकोर कोडर से बेहतर प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकता है। ये तो पुराने नियमों को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, पूरी तरह पलट देता है। और सिर्फ यही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग को ही देख लो। इसमें एक टर्म आती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम कुछ सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट सबसे ऊपर आती हैं। राइट। गूगल पर जो पहले पेज पर आता है। यूआई और यूएक्स का मतलब होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। बेसिकली जब हम कोई ऐप खोलते हैं तो कौन सा बटन कहाँ होगा, रंग कैसे होंगे और चलाना कितना आसान होगा, ये सब डिजाइनर तय करता है। इसे तुम डिजिटल एम्पैथी कह सकती हो। डिजिटल एम्पैथी, ये टर्म बहुत बढ़िया है। इन सब नए करियर्स में एक बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा है मुझे। इन फील्ड्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी थी या हिस्ट्री। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अनडिनाइबल स्किल। मार्केट अब पुरानी डिग्री वाली सोच से बहुत आगे निकल चुका है। ये बात आज़ादी तो देती है, पर कंफ्यूजन भी बढ़ा देती है ना। जब ऑप्शंस इतने सारे हैं तो एक स्टूडेंट आखिर डिसाइड कैसे करे, उसका फिल्टर क्या होना चाहिए। यहाँ पर गाइड एक बेहद लॉजिकल फ्रेमवर्क पेश करती है, एक वेन डायग्राम। ये फ्रेमवर्क सच में कमाल का है। इसमें 3 आपस में जुड़ते हुए गोले हैं। पहला गोला है इंटरेस्ट का, जिसका सीधा सवाल है कि क्या इस काम को करने में सच में मजा आता है। राइट। और दूसरा गोला है स्ट्रेंथ का, यानी क्या प्रैक्टिकली इस काम को ठीक से किया जा सकता है। और तीसरा गोला है मार्केट का, यानी क्या दुनिया में इस काम की सच में ज़रूरत है और लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। इस लॉजिक को समझने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है। इंटरेस्ट है उस फाउंडर का जुनून, स्ट्रेंथ है उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट और मार्केट है उसके ग्राहक। बहुत सटीक कंपैरिजन है ये। अगर किसी के पास बहुत पैशन है और प्रोडक्ट भी अच्छा है, पर मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं, बस एक महंगा शौक बनकर रह जाएगा। राइट। बिल्कुल। और अगर प्रोडक्ट बढ़िया है और ग्राहक भी खड़े हैं, लेकिन फाउंडर को उस काम से नफरत है, तो वो इंसान बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए एक सही करियर को इन तीनों गोलों के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। जैसे एक ट्राइपॉड होता है ना, 3 पैरों वाला स्टैंड, एक भी पैर गायब तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए गाइड 3 कॉन्क्रीट स्टेप्स बताती है। हाँ, पहला स्टेप है पेपर पर अपने इंटरेस्ट लिखना और खुद का एनालिसिस करना। दूसरा है साइंटिफिकली डिजाइन किए गए एप्टीट्यूड टेस्ट देना। और तीसरा, जो लोग उस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं उनसे असलियत भरी बातचीत करना। इन स्टेप्स की अहमियत को साबित करने के लिए ना, गाइड में कुछ रियल केस स्टडीज भी हैं। एक केस है ऐसे स्टूडेंट का जिसने दोस्तों के दबाव में आकर साइंस चुन ली। ना इंटरेस्ट था, ना स्ट्रेंथ थी। नतीजा हुआ भयंकर मेंटल स्ट्रेस। ये उदाहरण दिखाता है कि जब तालमेल नहीं होता तो महंगी पढ़ाई भी कुछ काम नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे ड्राइंग में इंटरेस्ट था। उसने सोसाइटी का ताना सुना, आर्ट्स ली, पर उसके बाद अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को एक हाई पेइंग मार्केट से जोड़ दिया। उसने यूआई यूएक्स डिजाइन सीखा और आज सक्सेसफुल है। इसका निचोड़ यही है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो वीक माने जाने वाले रास्ते भी सेफली हाईएस्ट पेइंग बन सकते हैं। लेकिन इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ गलतियां और भ्रम तोड़ना जरूरी है। दूसरे घर में पूछा जाता है कि कौन सी स्ट्रीम में सबसे ज्यादा स्कोप है। मुझे लगता है ये सवाल ही गलत दिशा में ले जाता है। बहुत गलत। गाइड ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो इस पूरे मटेरियल का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। गाइड साफ लिखती है कि स्कोप किसी स्ट्रीम या डिग्री में नहीं होता, स्कोप इंसान की स्किल्स में होता है। इस बात पर रुककर सोचना जरूरी है। सच में स्कोप इंसान की स्किल्स में होता है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। मान लो किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ ली, जिसमें सो कॉल्ड बहुत स्कोप है, पर उसमें आगे बढ़ने की भूख ही नहीं है या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल नहीं है। वो क्या करेगा? बस एक एवरेज जॉब के लिए स्ट्रगल करता रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्टोरियन है जिसका फील्ड लो स्कोप माना जाता है, पर उसकी एनालिटिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त हैं कि वो इंटरनेशनल पॉलिसी एडवाइजर बन जाता है। तो स्कोप डिग्री से आया क्या? नहीं, स्कोप हमेशा उस इंसान के अंदर होता है। ये एहसास काफी हिम्मत देने वाला है वैसे।
गाइड कुछ और आम गलतियों पर भी बात करती है, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर या एक ही प्लान पर अटक जाना। हाँ, पेरेंट्स है ना, डेटा के साथ ओपनली बात करनी चाहिए गुस्सा करने के बजाय। और प्लान बी का होना तो बहुत ज़रूरी है। फैसला अहम ज़रूरी है, पर वो पत्थर की लकीर नहीं है। आज के वक्त में करियर स्विच करना आम बात है। इस गहरे विश्लेषण को समअप करते हुए अब कुछ एक्शनेबल स्टेप्स की बारी है। अगर कोई इस फेज से गुजर रहा है तो उसे 3 चीजें करनी चाहिए। आज ही बैठकर हॉबीज की लिस्ट बनाए। दूसरा, इंटरनेट पर फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट्स दे। और तीसरा, 3 ऐसे अलग अलग सीनियर्स या प्रोफेशनल से बात करें ताकि ग्राउंड रियलिटी पता चले। असली क्लैरिटी लंबा सोचने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने से आती है। सही बात है। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए मैं एक नया और थोड़ा प्रोवोकेटिव विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। एक पल के लिए कल्पना करना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर कल सुबह उठते ही इस दुनिया से सारी स्ट्रीम्स और डिग्रीज के नाम पूरी तरह से गायब हो जाएं। अच्छा। बिना डिग्रीज की दुनिया। हाँ। न कोई साइंस, न कॉमर्स, न आर्ट्स, न इंजीनियरिंग। बस सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह के काम बाकी रह जाएं, जहां किसी टाइटल के साथ कोई रुतबा नहीं जुड़ा है। वहां कोई भी इंसान अपना पूरा दिन शौक से कौन सा काम करने में बिताना पसंद करेगा? ये सवाल सच में बहुत गहरा है। इस अजीब से सवाल पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के सारे टेस्ट्स एक तरफ, पर बिना डर और बिना दबाव के मिले इस एक जवाब में ही उन किसी के सबसे बेहतरीन करियर का असली सच छुपा हो सकता है।